जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में हमने श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक परिचय, सारांश, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव की चर्चा कर चुके हैं। यदि आपने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, उसके बाद ही आप ये वीडियो देखिएगा। 20 के दांत कहानी। आज हम इस कहानी के लेखक परिचय और इसके सारांश को देखेंगे। देखिए, इसके लेखक परिचय को पहले देखते हैं। इसके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी, जिनका जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को पटना में ही हुई थी। उस समय वो पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। उनके पिता पंडित रामावतार शर्मा। लेखक साहब की प्रमुख रचनाएं हैं दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन और मानदंड। अब देखिए पाठ के सारांश को देखते हैं। सारांश। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। ये जो कहानी है 20 के दांत, इसे लेखक महोदय यानी नलिन बिलोचन शर्मा के एक पुस्तक है 20 के दांत तथा अन्य कहानियां से ली गई है। यदि आपसे पूछा जाए कि 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक 20 के दांत कहाँ से ली गई है, तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक पुस्तक से ली गई है। यह कहानी मध्य वर्ग के अनेक अंतर्विरोधों को उजागर करती है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है, यानी मध्य वर्ग में क्या क्या होता है उस सब के बारे में इसमें दर्शाया गया है। कहानी का जैसा ठोस सामाजिक संदर्भ है वैसा ही मनोवैज्ञानिक आशय भी, यानी कहानी में जैसे जैसे समाज के बारे में बताया गया है वैसे वैसे ही लोगों की मानसिकता के बारे में भी बताया गया है। आर्थिक कारणों से मध्य वर्ग के भीतर ही एक और सेन साहब जैसों की एक श्रेणी उभरती है जो अपने महत्वाकांक्षा और सफेद पोशी के भीतर लिंग भेद जैसे कुसंस्कार छिपाए हुए हैं। तो दूसरी ओर गिरधर जैसे नौकर पेशी निम्न मध्य वर्ग के व्यक्ति की श्रेणी है जो अनेक तरह की थोपी गई बंदिशों के बीच भी अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। बताया जा रहा है कि मध्य वर्ग में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो लिंग भेद जैसे कुसंस्कार अपने अंदर छिपाए हुए हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं गिरधर जैसे जो अपने अस्तित्व को बहादुरी एवं साहस के साथ बचाए रखने के लिए संघर्षरत हैं। यह कहानी सामाजिक भेदभाव, लिंग भेद, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को उभारती हुई सामाजिक समानता एवं मानवाधिकार की महत्वपूर्ण वानगी पेश करती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि एक लड़के का परिवेश होता है जहाँ सामाजिक भेदभाव होता है, लिंग भेद होता है और उसे काफ़ी प्यार दुलार से पाला जाता है। तो क्या क्या उसमें परिवर्तन आता है, इसी के बारे में बताया गया है। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सारांश बोल के कहानी को छोटा करके लिखवा देते हैं, यानी जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है उसके बारे में बता देते हैं और बोलते हैं यही कहानी का सारांश है। सारांश का आशय होता है कि कहानी क्या कहना चाहती है, कहानी में किस चीज़ को मेंशन किया गया है उसे बताइए, ना कि कहानी को छोटा करके लिख देना। देखिए, कहानी के अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को चर्चा कर लेते हैं। ये कहानी की शुरुआत होती है काले रंग की कार से, जिसे सेन साहब ने 7,500 में खरीदा था। और यदि कार पे जो काले रंग की कार थी, यदि पूछा जाए कि कार किस रंग की थी, तो काले रंग की थी। और कार को सेन साहब ने कितने में खरीदा था, तो 7,500 में। देखिए, यदि कार पे थोड़ी सी भी गंदगी लग जाती थी तो सोफर यानी ड्राइवर, बंगला में उसे सोफर बोला जाता है, और क्लीनर की खैरियत नहीं थी, यानी सेन साहब उन्हें काफ़ी बोला करते थे। सेन साहब की 5 लड़कियाँ थी। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, और एक लड़का। 5 लड़कियाँ और एक लड़का कासू था, जिसे खोखा कहा गया है। कहानी में ज़्यादातर आपको खोखा मिलेगा। खोखा का आशय होता है लड़का, बच्चा, और खोखी का अर्थ होता है लड़की। इसे बंगला में कहा जाता है लड़का लड़की को खोखा खोखी। अब देखिए, खोखा अपने बहनों के व्यवहार से एकदम विपरीत था, है। यानी वो क्या बोलते हैं उसको, अनुशासन की मूर्ति बोला जा सकता है लड़कियों को। जितना उनके माता पिता सेन साहब और उनकी पत्नी कहती थी बस लड़कियां उतना ही करती थी, परंतु खोखा, उससे जो बोला जाता है कि तुम्हें यही नहीं करना है वो वही करता था। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि खोखा अपनी बहनों के एकदम विपरीत था। सेन परिवार वाले खोखा में अपने पिता के भांति इंजीनियर बनने की संभावनाएं देखते थे, इंजीनियर। और इसके लिए उन्होंने विशेष शिक्षा की भी व्यवस्था की थी। उसके लिए उन्होंने सेन साहब ने अपने कारखाने से बढ़ई को बुलाते थे और बोलते थे कि तुम्हें इसके साथ 2-4 घंटे काम करना है, ताकि बच्चा का हाथ, खोखा का हाथ अभी से ही औजारों पर बैठ जाए, ताकि उसे भविष्य में इंजीनियर बनने में कोई परेशानी ना हो। ऐसा हमारे सेन साहब का मानना था। एक बार सेन साहब ने अपने सभी मित्रों को आमंत्रित किया अपने घर पे, और उसी में एक उनके रिश्तेदार पत्रकार महोदय आए थे, और उनके साथ उनका एक लड़का आया था जो देखने में खोखा से भी छोटा था। और उसकी हरकतों से सेन साहब के मित्रों को लगा कि लड़का बहुत ही समझदार है। तो उनमें से एक मित्र ने पूछा, समझदार है। तो उनमें से एक मित्रों ने पूछा, सेन साहब के मित्र ने पूछा
कि क्या लड़का स्कूल जाता है। इतना सुनते ही सेन साहब चालू हो गए और बोले कि मैं खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, आज की शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, मैंने उसके लिए ये व्यवस्था किया है, वगैरह वगैरह बोलने लगे। फिर पत्रकार महोदय से पूछा गया कि क्या आपने लड़के के भविष्य के बारे में कुछ सोचा है। तो पत्रकार महोदय मुस्कुराते हुए बोले कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटिलमैन बने। जेंटिलमैन यानी अच्छा आदमी बने, जो कुछ बने उसका काम है, यानी वो जो चाहे वो बन सकता है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। सेन साहब इतना सुनते ही मतलब ऐंठ कर रह गए, यानी उन्हें लगा कि ये व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है। तभी इसके बाद एंट्री होती है हमारे कहानी के नायक मदन की। कहानी के नायक मदन की, जो सेन साहब की कार को छूने की कोशिश करता है। तभी क्या होता है कि जो शोफर होता है, यानी जो ड्राइवर होता है, वो उसे धक्का दे देता है और उसके पैर में बाएं घुटने में चोट लग जाती है और खून गिरने लगता है। तभी उसकी माँ आती है और ड्राइवर मदन के बीच में बहस होने लगती है। ये सुन के सभी बाहर आते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में बहस हो रही है। तो पूछते हैं सेन साहब अपने शोफर से, ड्राइवर से, क्या बात है। तो बताता है कि मदन गाड़ी छोड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उसे मना किया, तो मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है, आप देख सकते हैं। तो उस समय सेन साहब मदन को और उसकी माँ को समझाकर भेज देते हैं। मदन की माँ कुछ कहना चाहती है, लेकिन सेन साहब के सामने वो कुछ नहीं कह पाती है। इसके बाद सेन साहब के मित्र अब जाने के लिए बाहर निकलते हैं। तभी देखते हैं कि किसी के गाड़ी का हेडलाइट फूट गया है, किसी की गाड़ी पंचर है, वगैरह वगैरह, मतलब गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया है। ये देखते ही सेन साहब बोलते हैं कि देखिए बच्चा अभी से ही कितना चालाक है, यानी अपने खोखा के संदर्भ में बोलते हैं कि देखिए वह देखना चाहता है हेडलाइट फोड़ के कि आखिर लाइट के अंदर है क्या। यानी उसकी गलतियों में ही वो उसके भविष्य को देखते थे कि ये लाइट फोड़ रहा है, इसका मतलब इंजीनियर ही बनेगा, और किसी की गाड़ी को पंचर कर देता है। इसके बाद एंट्री होती है हमारे कहानी के नायक के पिता गिरधर लाल सेन साहब के कारखाने में किरानी का काम करता था। सेन साहब उससे बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो खोखा बहुत ही साहसी हो गया है, मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वह अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा। यानी वो जो कहानी होता है उसे बोलते हैं और बोलते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। गिरधर कभी कभी जी कह देता है, यानी जब हम आप लोगों से कोई कहता है या कोई कहानी सुनाता है या कुछ कहता है तो हम लोग उसको बोलते हैं हाँ हाँ, ताकि उसके ये फील हो कि हम उसकी बातों को सुन रहे हैं और गौर कर रहे हैं। गिरधर रात को घर आता है और फिर क्या, मदन की ठोकाई होने लगती है। मदन चिल्लाता है, सेन और सेन साहिबा का नींद डिस्टर्ब होता है और वो लोग उसके बारे में बड़ा बुरा बोलते हैं। इसके अगले दिन मिलन होता है मदन और खोखा का, वो भी लट्टू के खेल तक। खोखा जाता है और बोलता है हमें लट्टू दो, हमें भी खेलना है। तो कुछ देर के लिए तो मदन चुप रहता है और उसके बाद बोलता है नहीं, तेरे पास लट्टू है, जा पहले लट्टू ला, उसके बाद खेल। तो वो नहीं जाता है और वो मतलब दोनों में हड़प होती है और फिर दोनों में लड़ाई हो जाती है। इतना पर क्या, अब मदन चुकने वाला तो था ही नहीं, पहले से ही उसकी बेइज्जती हुई थी, तो उसने उससे लड़ाई कर लिया और उसके दो दांत मारकर तोड़ दिया मदन ने खोखा के। जब ये बात पता चलती है किसे, हमारे सेन साहब को, तो वो गिरधर लाल से बोलते हैं कि गिरधर लाल, आज से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कल से मकान छोड़ देना और अपनी तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। यानी उसे इनडायरेक्टली बोलते हैं कि तुम अब काम छोड़ सकता है और चले जाओ यहाँ से, क्योंकि तुम्हारा लड़का मेरे लड़के को मार रहा है और उसे हमारी दिनचर्या को डिस्टर्ब कर रहा है। इस पर अब मदन को तो पता था कि उसने अपने पिता के मालिक के लड़के को मारा है और वो भी उसके दो दांत तोड़ दिए हैं। तो उसे पता था कि हमेशा की तरह आज भी मेरे पिता मुझे मारेंगे। परंतु जब वह घर गया, पहले तो वह घर नहीं जा रहा था, और जब उसे भूख लगी तो वो घर गया तो अपने माता पिता को डिस्कशन को सुन रहा था इसी बात को लेकर कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है और घर छोड़ने के लिए बोला गया है। अब जैसे ही वह खाना खा के निकला रसोईया से, तो उसके पैर से लोटा रखा था, लोटा पे लग गया और उससे ठन ठन की आवाज़ आने लगी। अब लोटा धरती पे गिरेगा तो ठन ठन की आवाज़ आती है, कोई बर्तन गिरता है तो वैसे ही अब गिरधर ये सुन लेता है और देखता है कि मदन आ चुका है। जब गिरधर मदन के पास जाता है तो मदन एकदम मतलब पिटने के लिए तैयार था, परंतु गिरधर उसे उठाकर गले से लगा लेता है। ये देखकर मदन हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि उसे तो लगा था कि उसके पिता उसे पीटने वाले हैं, परंतु वो उसे उठाकर गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है
बाप है और तूने तो वे खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। हा हा हा। यानी उन्हें लगता है कि खोखा ने उनके अपमान का बदला ले लिया है। कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे, जिसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कल का जो हमारा होमवर्क क्वेश्चन था यानी प्रीवियस वीडियो का, वो था लक्ष्मी कौन थी, उसके पति का क्या नाम था और वह कहाँ काम करती थी। यह कहानी वर्णिका का है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में वीडियो है या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। लक्ष्मी ढाते विश्वास कहानी की मुख्य पात्र थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी। उसके पति का नाम लक्ष्मण था और वह कलकत्ता में काम करता था। यह क्वेश्चन आपकी बार 2022 में सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। देखिए, यहाँ जो भी क्वेश्चन कराया जाता है वह एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराया जाता है। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं तो आपको 95 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, आज का एचडब्ल्यू क्वेश्चन है, माँ मंगू को होगा यहाँ पे, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों भर्ती नहीं कराना चाहती है, विचार करें। इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मेंशन कीजिए। यदि नहीं पता है तो वीडियो देखिए, उसके बाद आके मेंशन कीजिए, और नहीं तो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में तो चर्चा करेंगे ही। देखिए, अगले वीडियो में हम 20 के दांत कहानी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। उसे देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, धन्यवाद।